गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो इस क्लास में हम सीखने वाले हैं, अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास है। इकोनॉमिक्स की क्लास है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जो हमारा टॉपिक था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर के पीछे। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, लो प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं लो प्रोडक्टिविटी या लो प्रोडक्शन। लो प्रोडक्शन या लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, तो इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रोडक्शन मीन रेफर्स टू टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट कहने का मतलब है इंडिया, ये इंडिया है, तो इंडिया के अंदर टोटल आउटपुट कितना होता था 1 ईयर के अंदर। एक ईयर के अंदर इंडिया के अंदर टोटल आउटपुट कितना होता था, तो उसे कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। पर हेक्टेयर ऑफ लैंड मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड का क्या कहने का मतलब है कि एक स्पेसिफाइड लैंड में कितनी होती थी। मीन्स ये लैंड होल्डिंग है जिसकी डायमेंशन है 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन होता था, तो उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट इंडिया में कितना होता था वो 1 ईयर में, तो वो तो होता है प्रोडक्शन। और पर हेक्टेयर मीन्स ज़मीन की अगर जो एरिया स्पेसिफाइड कर दें, फिक्स्ड एरिया कर दें कि इस एरिया में कितना, इतने एरिया में कितना होगा, उसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन मीन्स टोटल आउटपुट टोटल आउटपुट, और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो हेक्टेयर का यूनिट मैं आपको कल बता दूंगा कि इसमें कितने बीघे ज़मीन आती है 1 हेक्टेयर लैंड में या 1 हेक्टेयर में। ठीक, अब सबसे पहले देख लेते हैं इसके फीचर्स, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बोथ आर वेरी लो। बोथ आर वेरी लो, तो दोनों प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत कम थे। तो डाटा देख लेते हैं, आप खुद ही स्पेसिफाइड कर लोगे, इस डाटा को खुद ही अंदाज़ा लगा लोगे इस चीज़ का। तो यहाँ पर हम 4 कॉलम बना लेते हैं, 5 कॉलम बना लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, और इस कॉलम को इस तरीके से फिल कर देते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर क्रॉप। कौन सा क्रॉप था, तो मेनली जो इंडिया में होता था, सबसे पहले यहाँ लेते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जी, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ क्रॉप लिया है, एक वीट है, एक राइस है। यहाँ लिए प्रोडक्टिविटी मींस पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन होता था। ठीक है, पर हेक्टेयर केजी में है, केजी पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्टिविटी, कितने किलो प्रोडक्टिविटी होती है। 1947 है और ये 2019 है। और यहाँ देखते हैं टोटल प्रोडक्शन हमारे देश में कितना होता था, इन लाख टन है, ये लाख टन है 1947 में और 2019 में। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपका वीट की प्रोडक्टिविटी चेक कर लेते हैं। 660 केजी मीन्स 1 हेक्टेयर लैंड में 1947 में 660 किलो वीट प्रोड्यूस होता था। लेकिन आज की प्रोडक्टिविटी चेक कर लेते हैं, तो वो कितनी है, 3408। तो अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि उस टाइम पे 1947 में 1 हेक्टेयर लैंड में 660 केजी वीट का प्रोडक्शन होता था, लेकिन आज कितना हो रहा है, 3408 केजी का। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं।
तो 1947 में ये जो प्रोडक्शन होता था हमारा 64 लाख टन होता था वीट का प्रोडक्शन 1947 में 64 लाख टन। लेकिन आज कितना होता है, आज के टाइम में होता है 991 लाख टन प्रोडक्शन होता है वीट का। ठीक है, सेम रेस्पेक्ट में चलते हैं तो प्रोडक्टिविटी में चल रहे हैं 9 राइस की में तो 665 केजी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी होती थी, लेकिन आज कितनी हो रही है 2665। ठीक, और आज देख लेते हैं प्रोडक्शन कितना होता था 1947 में 220 लाख टन का राइस का प्रोडक्शन होता है, लेकिन आज कितना हो रहा है 1156 का। तो देख लीजिए इंडिया ने कितना डेवलपमेंट किया है इस 1947 से लेके टाइम पीरियड से 2019 तक। तो यहाँ चेक करते हैं तो ये आता है 5.2 टाइम्स जो हुआ है 5.2 टाइम्स ये इंक्रीमेंट हुआ है किसके केस में, आपके वीट के केस में, और यहाँ हुआ 4 टाइम्स किसके केस में, राइस के केस में। ठीक है, और प्रोडक्शन के बारे में चलते हैं तो ये हुआ है कितने टाइम्स 15.5 टाइम्स, और इसके देख लेते हैं इसके रेस्पेक्ट में तो ये हुआ है 5.3 टाइम्स। तो ये बात थी, हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने सबसे पहले देखे लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी दोनों के मीनिंग समझे और इनके डाटा देखे हैं। तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपने। सेकंड जो था वो था हमारा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, मीन्स आवर एग्रीकल्चर सेक्टर मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो हमारा एग्रीकल्चर 1947 में किस चीज़ पे डिपेंडेंट था, हम टोटली डिपेंडेंट किस चीज़ पे थे, हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे। ठीक, तो उसके बारे में रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। गुड रेनफॉल अच्छी रेनफॉल होती थी तो गुड आउटपुट होता था, गुड आउटपुट। ठीक, और आपका पुअर रेनफॉल देख लेते हैं, पुअर रेनफॉल तो पुअर आउटपुट होता था। मीन्स उस टाइम पे किसी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नो एफर्ट्स वर मेड, कोई भी एफर्ट्स नहीं लिए टू डेवलप परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। मीन्स इरिगेशन डेवलप करने के लिए, इरिगेशन का ट्यूबवेल्स वगैरह डेवलप करने के लिए कोई भी मीन्स नहीं लिए गए एट द टाइम, एट 1947 पे कोई ट्यूबवेल्स नहीं हुई थी, आपके वेल्स नहीं हुए थे, और वो पानी के लिए की सिस्टम जो होते हैं कोई भी सिस्टम नहीं था पानी के लिए। तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम अपने इसमें। ठीक, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो मीनिंग समझ लेते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि सिर्फ प्रोडक्शन किस चीज़ के लिए करते थे, अपने खाने के लिए करते थे। किस चीज़ के लिए, तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मीन्स इन विच crop is produced for basic need of farmers family। मीन्स मतलब कि जहाँ खेती किस चीज़ के लिए की जाती थी, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए किसान खेती करते थे। उनके दिमाग में कोई ऐसी नई ट्रिक नहीं थी कि हम सरप्लस प्रोड्यूस करें और उस सरप्लस को किस चीज़ में, मार्केट में सेल करके आएँ। तो नो सरप्लस फॉर सेल इन मार्केट। मीन्स कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते ही नहीं थे वो, बिल्कुल कि मार्केट में सेल कर दें। और दूसरी चीज़, दरअसल बात ये थी कि उन्हें नॉलेज ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हम सरप्लस प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। लैक
lack of commercial आउटलुक, मीन्स कमर्शियल आउटलुक वहाँ क्या थी, लैक थी, मीन्स उन्हें नॉलेज ही नहीं थी इस चीज़ की कि हम सरप्लस प्रोड्यूस कर सकते हैं और मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। ठीक ठीक, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। ठीक है, तो स्मॉल का मतलब होता है छोटे, स्मॉल लिटिल, छोटे लैंड लिटिल, और फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है वन, फ्रेगमेंटेड का मीन्स होता है वन पीस ऑफ लैंड हियर एंड another piece of land somewhere मीन्स एक लैंड का टुकड़ा यहाँ पर है, मीन्स जैसे कि ये फार्मर्स है, ये फार्मर का वो है, इसमें ये फार्मर्स का वो है, ये हाउस है, तो एक लैंड यहाँ पर है और एक लैंड इधर है और एक लैंड इधर है, एक छोटे से इधर है। ठीक है, ये प्रोसेस था उसमें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्मॉल थे, छोटे छोटे लैंड थे, और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग थे, जिससे क्या हुआ था, ड्यू टू दिस आउटपुट कॉस्ट वेरी मच हाई। तो आपने खुद ने देखा होगा कि जिस फार्मर्स के खेत एक प्लेस पे नहीं रहते, मीन्स कंबाइंड नहीं रहते हैं, तो और एक पीस ऑफ लैंड 10 किलोमीटर पे, एक 5 किलोमीटर पे, एक 3 किलोमीटर पे, तो वहाँ आउटपुट कॉस्ट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आती है, बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं अपने, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ पॉइंट पे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और जिसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम का। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, जमींदारी सिस्टम। इसे बस छोटे वे में देखते हैं, तो होता क्या था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये कौन थे, जमींदार, और ये कौन थे, फार्मर्स। ठीक है, ये जमींदार इनको फिक्स रेंट देते थे, फिक्स्ड रेंट। ठीक है, और ये इसके रेस्पेक्ट में क्या करते थे, ये फार्मर्स इन्हें टोटल आउटपुट देते थे, टोटल आउटपुट, सारा का सारा आउटपुट किन्हें देते थे, फार्मर्स को दे देते थे कि ले लीजिए सारा। तो और इन पे नो सरप्लस, कोई सरप्लस रहता ही नहीं था इन लोगों पे, और ये स्पेंड कैसे करते थे, लग्जरी लाइफ स्पेंड करते थे, ये जो होते थे आपके। अब बात आ रही थी इसमें, फिफ्थ पॉइंट पे देखते हैं हम, सिक्स्थ पॉइंट पे, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे देख लेते हैं। इसमें पहले शिफ्टेड फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कैश क्रॉप, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो अभी डिस्कस किया था कि फार्मर किस चीज़ के लिए प्रोडक्शन करते थे, सिर्फ अपने खाने के लिए प्रोडक्शन करते थे। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो शिफ्टेड फ्रॉम सबसिस्टेंस क्रॉप, तो यहाँ पर क्रॉप वर्ड लिख देते हैं, तो सबसिस्टेंट जीने के लिए क्रॉप की ज़रूरत थी, वीट और राइस की। ठीक है, लेकिन ये कैश क्रॉप वर्ड नया कहाँ से आ गया, तो कैश क्रॉप का मीनिंग क्या होता है आपका, इंडिगो। क्या हो गया, इंडिगो हो गया, जिसे हिंदी में कहते हैं नील की खेती। ठीक है, तो शुरू में क्या करा था ये ब्रिटिशर्स ने, उनसे कि वीट और राइस का प्रोडक्शन कराया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो इंडिया में अपना एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाते चले गए, तो उनसे कहा आप वीट और राइस की खेत प्रोडक्शन छोड़ दीजिए, आप हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करके दीजिए, इंडिगो का दीजिए, जिसे क्या कहते हैं नील। तो उसके पीछे रीज़न क्या था कि वो क्यों कराना चाहते, इट इज़ बिकॉज ऑफ हैवी डिमांड ऑफ इंडिगो
इंडिको इन ब्रिटेन, इन ब्रिटेन, इन ब्रिटेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग। जो कपड़े होते हैं आपके, जो कपड़े, ये इंडिको क्या करता था, इसका काम क्या होता था, ये नील होता था और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स कपड़े बनाने के लिए हेल्पफुल होता था। तो ये हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे हैं कि एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 6 पॉइंट्स हैं। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिव प्रोडक्शन, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और फिर देख लेते हैं स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। थैंक यू क्लास।